प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अवरक्त विकिरणों के अवशोषण द्वारा अणुओं में निम्न ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट से प्रथम उत्तेजित अवस्था में ट्रांजिशन होता है, जिससे एक इंटेंस बैंड, जिसे मौलिक बैंड फंडामेंटल बैंड कहते हैं, बनता है। जब आईआर विकिरणों के अवशोषण से निम्न ऊर्जा स्तर से सेकेंड उत्तेजित अवस्था में ट्रांजिशन होता है तो एक वीक दुर्बल बैंड बनता है, जिसे अधिस्वरक ओवरटोन कहते हैं, और यह अणु में डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित होते हैं। किसी परमाणु की अणु की स्वतंत्रता की कोटि का मान 3 कार्टेशियन एक्स वाई जेड के अनुसार 3 होता है। अतः n परमाणुयुक्त अणु में डिग्री ऑफ फ्रीडम की कुल संख्या 3n के बराबर होती है। अणु है वो घूर्णन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, कंपन और स्थानांतरण ट्रांसलेशनल 3 प्रकार की गतियां कर सकता है। रेखीय अणु में यदि n परमाणु हो तो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3n के बराबर होती है। रेखीय अणु स्थानांतरण की 3 एवं रोटेशनल घूर्णन की 2 प्रकार की गतियां कर सकता है। अतः इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3n-5 के इक्वल होती है। इसी प्रकार अरेखीय अणु नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल स्थानांतरण की गतियां 3 और रोटेशनल घूर्णन की गतियां 3 संभव होती हैं। अतः इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3n-6 के इक्वल होती है, जैसे H2O, H2S। अतः अरेखीय अणु में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3n-6 के बराबर होती है, और रेखीय अणु में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3n-5 के इक्वल होती है। अवशोषण बैंड की संख्या बढ़ने के निम्न मुख्य कारण हैं। प्रथम, अधिस्वरक ओवरटोन। जब आईआर विकिरणों के अवशोषण से ट्रांजिशन निम्न ऊर्जा स्तर पर होता है तो भी दुर्बल बैंड प्राप्त होता है, जिसे अधिस्वरक ओवरटोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोनिल समूह का एस्टर अणु में 1750 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या पर प्रबल अवशोषण बैंड प्रदर्शित होता है, जबकि 3500 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या पर एक वीक दुर्बल बैंड प्रदर्शित होता है, जिसे अधिस्वरक ओवरटोन कहते हैं। अर्थात जब किसी अणु में दो समान समूह की भिन्न भिन्न कंपनों की आवृत्ति तुल्य होती है, बराबर होती है, तो वे दोनों उसी आवृत्ति पर अवशोषण दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों आवृत्तियां गुणित होकर मल्टीपल होकर ओवरटोन अधिस्वरक बनाती है। संयुक्त स्वर कॉम्बिनेशन टोन दो आवृत्तियों के परस्पर योग या व्याकलन से दो नई आवृत्तियां अर्थात दो अतिरिक्त अवशोषण बैंड अवरक्त स्पेक्ट्रम में दिखाई देती हैं, जिसे संयुक्त स्वर कॉम्बिनेशन टोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवशोषण बैंड x तथा y आपस में योग करके x प्लस वाई तरंग संख्या पर एक बैंड और इनके परस्पर व्याकलन से डिफरेंस से x माइनस वाई तरंग संख्या पर दूसरा बैंड प्राप्त होता है। फर्मी रेजोनेंस जब अणु में मौलिक कंपन, अधिस्वरक या संयुक्त स्वर से संयोग कर नया अवशोषण बैंड उत्पन्न होता है, तब उसे फर्मी उन्माद कहते हैं। अर्थात युग्मित कंपन एवं अधिक स्वरक
ऑर्टॉन की अंतरक्रिया के फलस्वरूप फर्मी रेजोनेंस प्रदर्शित होता है, जो अवशोषण की आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड अणु में सममित तनन अवशोषण की बैंड 1337 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित होती है, जबकि इसका प्रथम ऑर्टॉन 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित होता है। दोनों की आवृत्ति में बहुत ही कम अंतर है, अतः इनकी अंतरक्रिया से फर्मी रेजोनेंस प्रदर्शित होता है और इन दोनों अवशोषण बैंडों की पोजीशन जो है वो परिवर्तित होकर के 1:0.9 में क्रमशः 1285.5 सेंटीमीटर इनवर्स और 1388.3 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित होती है। अर्थात फर्मी रेजोनेंस में एक अवशोषण बैंड मूल बैंड की आवृत्ति कम और दूसरे अवशोषण बैंड ऑर्टॉन बैंड की आवृत्ति अधिक हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन को फर्मी रेजोनेंस फर्मी अनुनाद कहते हैं। हुक का नियम। इस नियमानुसार कंपन की आवृत्ति बंध के बल स्थिरांक फोर्स कांस्टेंट के वर्गमूल के सीधे समानुपाती होती है। फ्रीक्वेंसी वेव नंबर इक्वल टू 1/2πc √k/μ। यहाँ पर k है वो फोर्स कांस्टेंट है, बल स्थिरांक है, म्यू है वो रिड्यूस्ड मास सामान्य द्रव्यमान जिसका मान m1/m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के इक्वल होता है। m1 m2 है यहाँ बंधित परमाणु का द्रव्यमान है, c है वो प्रकाश का वेग है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अतः कंपन की आवृत्ति का मान मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता है, फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मास। फोर्स कांस्टेंट बल स्थिरांक के बढ़ने पर कंपन की आवृत्ति बढ़ती है एवं रिड्यूस्ड मास सामान्य द्रव्यमान के मान कम होने पर कंपन की आवृत्ति का मान बढ़ता है। सिलेक्शन रूल वर्ण नियम। अणु में कंपन के दौरान डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन के कारण से अवरक्त स्पेक्ट्रम प्रदर्शित होता है। अतः समनाभिकीय डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे H2O2 N2 इनमें डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, अतः ये IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करते, जबकि विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु जैसे HCl HBr आदि IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से त्रिपरमाणु अणु ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे H2O SO2 ये अरेखीय अणु होते हैं, इनमें कंपन के फलस्वरूप डायपोल मोमेंट में परिवर्तन होता है, अतः ये IR एक्टिव होते हैं। जबकि CO2 CH2 ये रेखीय लीनियर अणु होते हैं, इनमें डायपोल मोमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः ये IR इनएक्टिव अक्रिय होते हैं। अतः अधिक ध्रुवीय बंध विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ प्रभावी रूप से पारस्परिक क्रिया करेगा और IR स्पेक्ट्रम में उतना ही प्रबल और तीव्र अवशोषण बैंड प्रदर्शित होता है। अतः सममित केंद्रीय अणु जिनमें विद्युत सममिति कंपन होते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रम में सक्रिय, परंतु वे रमन में एक्टिव होते हैं, जबकि वे कंपन जो केंद्रीय सममित नहीं होते वे रमन स्पेक्ट्रम में इनएक्टिव अक्रिय, परंतु IR में वो एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। अतः रमन और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम का मापन। अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर को 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। प्रथम सोर्स स्रोत। अवरक्त प्रकाश के स्रोत के रूप में मुख्यतः नष्ट ग्लोवर या ग्लोवर का प्रयोग किया जाता है। नष्ट ग्लोवर जर्कोनियम है, इट्रियम है, थोरियम के ऑक्साइड की मिश्रण छड़ से बनता है, जिसे 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर अवरक्त विकिरण उत्पन्न होती है। दर्पण मिरर स्रोत से आने वाली विकिरण को नमूने और संदर्भ पदार्थ में से गुजारने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्टिकल प्रिज्म या ग्रेटिंग का प्रयोग मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय प्रकाश को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सेल। सोडियम क्लोराइड अथवा अन्य एल्कली हैलाइडों का प्रयोग सेल बनाने में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जल आकर्षित होता है, अतः इसका नमी के साथ संघनन रोकने के लिए
उपयुक्त ताप पर प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटर, ये रेफरेंस संदर्भ विकिरण के अंदर तथा बाहर गति करता है, जिससे दोनों विकिरणों की तीव्रता है वो समान रहती है। जब नमूने द्वारा निर्धारित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित होता है, तब दोनों विकिरणों की तीव्रता में अंतर के कारण से धारा करंट उत्पन्न होती है और यह अल्टरनेटर पेन से जुड़ा होता है और ये नमूने द्वारा अवशोषित मात्रा का मेजरमेंट करता है। डिटेक्टर, ये विकिरण की तीव्रता का मापन करता है और थर्मोकपल को IR विकिरण के लिए डिटेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर IR स्पेक्ट्रोमीटर को प्रदर्शित किया गया है। स्पेक्ट्रोमीटर में अवरक्त विकिरण के मार्ग में पदार्थ का नमूना रखा जाता है। ठोस का मापन KBR प्लेट अथवा नीडल के साथ मिलाकर के किया जाता है, जबकि द्रव अथवा गैसीय पदार्थ का सेल लेकर उस मापन करते हैं। 1-2 ग्राम नमूने को 100 से 200 मिलीग्राम KBR के साथ पीसने के साथ उसे दबा करके 10 mm व्यास तथा 1 से 2 मिलीमीटर मोटाई की परत मिलाते हैं और नमूने को अवरक्त विकिरण लैंप में पीसा जाता है ताकि नमी नहीं आ पाए। KBR संपूर्ण अवरक्त क्षेत्र में 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स में अवशोषित नहीं करता, जिसके कारण से संपूर्ण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सोर्स से प्राप्त प्रकाश 2 प्रकाश किरण बीम में विभक्त होता है। जैसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि सोर्स से जो प्राप्त जो लाइट है, प्रकाश है, वो 2 बीम में डिवाइड होता है। एक प्रकाश है वो सैंपल में, नमूने में, और दूसरा है वो रेफरेंस में से गुजारा जाता है, जिसे नमूना प्रकाश किरण तथा संदर्भ प्रकाश किरण कहते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, एक जो बीम है वो सैंपल में और दूसरा जो है वो रेफरेंस पर आपतित होता है। जब प्रकाश किरणें नमूने से गुजरती हैं तो निश्चित आवृत्ति के अवशोषण के कारण से इसकी तीव्रता कम हो जाती है, अतः दोनों प्रकाश किरणों की तीव्रता में अंतर आ जाता है। दोनों प्रकाश किरण दर्पण M1 और M2 की सहायता से M पर गिरती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो प्रकाश की किरण हैं M1 और M2 जो हैं वो M पर आपतित होती हैं। M दोनों प्रकाश किरणों को ग्रेटिंग B पर डालता है, जहाँ से थर्मोपाइल पर अलग अलग आवृत्ति भेज जाती है। M जो है वो लाइट को B पर मोनोक्रोमीटर पर डालता है, जहाँ से थर्मोपाइल पर अलग अलग आवृत्ति भेजी जाती है, जो कि अवरक्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ पर एम्पलीफायर की मदद से एफाइड किया जाता है। दोनों प्रकाश किरणों की तीव्रता में अंतर के कारण से विद्युत धारा थर्मोपाइल से एम्पलीफायर की ओर प्रभावित होती है। एम्पलीफायर मोटर से जुड़ा होता है, जबकि ऑप्टिकल वेज की गति करता है। ऑप्टिकल वेज पेन रिकॉर्डर से जुड़ा होता है, जो कि अवशोषण बैंड को का चार्ट है वो बनाता है। यदि I0 संदर्भ रेफरेंस प्रकाश किरण की तीव्रता है और I है वो सैंपल प्रकाश की तीव्रता है, तो निश्चित आवृत्ति पर नमूने द्वारा अवशोषण की गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। A = log I0/I, अतः पारगम्यता ट्रांसमिटेंस T = I/I, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस पारगम्यता और तरंग संख्या वेव नंबर के मध्य एक आलेख ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है। थैंक यू।